वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विरेचन की विधि के बारे में कि विरेचन जो है वो किस तरीके से कराया जाता है, किस प्रकार से कराया जाता है और इसमें क्या क्या हमारे पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म होते हैं। इसी साथ विरेचन के व्यापक क्या क्या होते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो आती है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास विरेचन कर्म की विधि। सबसे पहले अगर विरेचन कर्म देखना है तो विरेचन कर्म के हमें 3 पॉइंट याद रखने होते हैं। एक तो होता है पूर्व कर्म, एक होता है पश्चात कर्म, एक होता है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म के अंतर्गत क्या आता है कि जो विरेचन कराने से पूर्व की जो भी तैयारियां होगी, जो भी बर्तन वगैरह लाना होगा या जो भी तैयारियां विरेचन के पूर्व होगी, वो सारी तैयारियां जो आती है वो सब पूर्व कर्म के अंतर्गत आती है। दूसरे प्रधान कर्म में मतलब विरेचन पान होने से विरेचन के वेग तक, जब तक उसे विरेचन के वेग आएंगे तब की संपूर्ण जो भी चीजें या जो भी तैयारियां होती है वो सब प्रधान कर्म के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार पश्चात कर्म के अंतर्गत का अर्थ होता है कि उसके पश्चात आपको क्या खाने में लेना है, क्या आपको ध्यान रखने योग्य बातें होती है, तो ये सब जो आते हैं वो सारे पश्चात कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो शुरू करते हैं हम विरेचन की विधि। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्व कर्म के बारे में कि विरेचन के पूर्व हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहले आता है संभार संग्रह। सर्वप्रथम स्नेहन, स्वेदन और आवश्यकता अनुसार वमन कराए, तत्पश्चात विरेचन कराया जाता है। उसके लिए स्नेहन के लिए क्या, अगर आपको विरेचन कराना है तो उससे पहले आपको स्नेहन कराना होगा, स्वेदन कराना होगा, और अगर वमन की है क्या बोलते हैं, वमन अगर कराने की आवश्यकता है तो आपको वमन करानी होगी, तत्पश्चात आप उसे विरेचन करा सकेंगे। तो अब स्नेहन के लिए आप कौन कौन से तेल का उसे स्नेहन करा सकते हैं, तो तिक्तघृत, महातिक्तघृत, इन दोनों से आप उसे करा सकते हैं। अगर स्वेद की बात की जाए, स्वेदन की बात की जाए, तो नाड़ी यंत्र से और होलाक स्वेद से। ठीक है। इसके अलावा विरेचन में काम आने वाले पात्र, कटोरी, बाल्टी, जग या विभिन्न प्रकार के औषध योग संग्रह, इन सभी का भी इसके अंदर क्या किया जाता है, एकत्रण किया जाता है। विरेचन उपयोगी घड़ में औषधि, अर्थात जो भी विरेचन, जिस औषधि से आपको विरेचन कराना है उस औषधि को आपको संभाल के या फिर उसको इकट्ठा करके रखना होता है। तो ये तो आता है इसमें संभार संग्रह में। फिर आता है आतुर परीक्षा, यानी कि रोगी की परीक्षा करना, अर्थात विरेचन करने से पूर्व रोगी के योग्य एवं अयोग्यता का हमें ज्ञान होना चाहिए कि रोगी विरेचन के योग्य है या अयोग्य है। दूसरा आता है रोग की अवस्था, दोष, बल, आयु, प्रकृति और सत्व, अर्थात हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि रोगी का सत्व कैसा है, उसका बल कैसा है, उसकी रोग की अवस्था कैसी है, ज्यादा हाई तो नहीं है या फिर जो विरेचन को सहन कर सके ऐसी अवस्था है। तो इस तरह का हमें विचार करना चाहिए। इसके अलावा उसके कोष्ठ, देश, काल आदि पर भी हमें क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उसी के हिसाब से हमें जो है विरेचन का जो भी ट्रीटमेंट है वो हमें करना चाहिए। फिर आता है आतुर सिद्धता। आतुर सिद्धता के अंतर्गत आता है कि विरेचन से पहले रोगी को क्या क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, क्या क्या कर्म पहले करने चाहिए, वो सभी आतुर सिद्धता में आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है वमन कराना, स्नेहन, स्वेदन, वमन और फिर संसर्जन कर्म। एक स्टेप होती है, अगर आप किसी रोगी का विरेचन कराना होता है तो उसकी एक स्टेप होती है। सबसे पहले उसका स्नेहन कराया जाता है, उसका फिर उसके बाद क्या कराया जाता है, स्वेदन कराया जाता है, वमन कराया जाता है, संसर्जन कर्म, वमन का पूरा संसर्जन कर्म कराया जाता है, उसके पश्चात वापस से विरेचन कराया जाता है। तो ये एक पूरी स्टेप होती है। उसके अलावा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो अगर आपको विरेचन कराना है तो वमन के 15 दिन बाद, यानी जब आपने जैसे वमन कराया है 25 तारीख को, तो 25 तारीख के 15 दिन बाद आपको क्या कराया जाएगा, विरेचन कराया जाएगा। बिना वमन के विरेचन 90 दिन। अगर बाई चांस आपको बिना वमन के, यानी वमन की आवश्यकता नहीं है, तो बिना वमन के तो आप उसे 9 दिन, यानी कि स्नेहन स्वेदन करने के बाद 9 दिन बाद आप उसको विरेचन करा देंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये कराया जाता है। इसके अलावा भोजन का परीक्षण करना होता है कि उसने रात को क्या खाया है या फिर उसे क्या खाने को आपको बोलना है। भूखे पेट विरेचन कराना चाहिए। इसके अलावा सुबह मतलब रात को तो उसे अच्छा मतलब लघु आहार खिलाना चाहिए। तत्पश्चात सुबह जब वो अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए उसके पश्चात उसे विरेचन कराना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो कोष्ठ है वो खाली होना चाहिए। भूखे पेट विरेचन कराया जाता है। रोगी को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। मंदा अग्नि युक्त तथा कोष्ठ युक्त रोगी को क्षार लवण का प्रयोग कराना चाहिए। औषध कल्पना एवं मात्रा विनिश्चय। मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को सुख विरेच्य, क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को दुख विरेच्य और तीक्ष्ण अग्नि वाले रोगी को अधिक मात्रा में विरेचन कराना चाहिए। मतलब अलग अलग कोष्ठ वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से विरेचन कराना चाहिए हमें। अगर हम इसकी बात करें कि किस प्रकार, अगर आप वात, पित्त और कफ तीनों दोष के अनुसार कौन कौन से आपको विरेचन द्रव्य का प्रयोग करना है, तो वात के लिए त्रिवत चूर्ण, शुंठी चूर्ण, सेंधव लवण और कांजी। पित्त के लिए त्रिवत चूर्ण, द्राक्षा, क्वाथ। कफ के लिए त्रिफला क्वाथ, गोमूत्र एवं त्रिकटु चूर्ण। तो इन सभी से क्या कराया जाता है, विरेचन
कराया जाता है। फिर आता है अपना प्रधान कर्म कि विरेचन कराते समय आपको प्रधान कर्म में क्या क्या कर्म कराते हैं। अर्थात प्रधान कर्म का अर्थ ये हुआ कि जब आप उसे विरेचन का जो भी औषध द्रव्य है वो पिलाने से तब तक उसके जब वेग से वो निवृत्त नहीं हो जाता तब तक की सारी जो भी स्टेप है, लक्षण है या जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो सभी प्रधान कर्म के अंतर्गत आता है। सबसे पहला पॉइंट आता है विरेचन औषध का सेवन, यानी कि उसे विरेचन पिलाना। कफ काल बीत जाने के पश्चात, अर्थात जब प्रातः काल कफ काल होता है, अर्थात प्रातः काल जब 5 से 6 बजे तक का जो काल होता है वो कफ काल होता है। तो कफ काल के चले जाने के बाद उसे विरेचन द्रव्य जो है वो औषध का पान कराना चाहिए। सम्यक प्रकार से स्नेहन एवं स्वेदन कराना चाहिए। पूर्व रात्रि में लघु एवं सुपाच्य व उपयुक्त निद्रा लेनी चाहिए। मतलब पूर्व रात्रि यानी कि अगर विरेचन कल कराना है तो आज रात को आपको अच्छे से लघु भोजन का प्रयोग करना है और साथ ही आपको निद्रा जो है वो उपयुक्त प्रकार से लेनी है। प्रातः काल विरेचन औषध पान कराना चाहिए। खाली पेट विरेचन औषध पान कराया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है आतुर निरीक्षण। अब विरेचन पान जो भी औषध है उसको कराने के बाद आतुर का क्या क्या परीक्षण हमें करना चाहिए, किस प्रकार से आतुर के जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनको किस प्रकार से हमें देखना चाहिए। तो विरेचन औषधि गंध अरुचिपूर्ण स्वाद के कारण रोगी को वमन होने की संभावना रहती है। विरेचन की जो औषधि होती है वो क्या होती है, अस्वादपूर्ण होती है या फिर उसमें किसी न किसी प्रकार की गंध आती है जिसके कारण हो सकता है रोगी को वोमिटिंग जैसा फील हो या फिर उसे वोमिटिंग हो जाए। तो ऐसी स्थिति में रोगी को क्या करना चाहिए, गंध जैसे गुलाब के फूल हो गए ऐसी उसे माला धारण कराकर उसके बाद विरेचन पान कराना चाहिए ताकि उससे उसकी गंध ना आए। वमन से बचाव के लिए शीतल द्रव्य का छींटा देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जल सेवन वेगों की प्रवृत्ति के लिए कराना चाहिए। इसके अलावा उसे थोड़ा थोड़ा बीच में जल भी पिलाते रहना चाहिए। वेग प्रवृत्ति न होने पर बीच बीच में जल पिलाना चाहिए। सम्यक विरेचन होने पर क्रमशः पित्त, कफ व मल आते हैं। अर्थात सम्यक, अपने जो विरेचन की पिछली वीडियो में विरेचन के सम्यक हीन और अति योग के लक्षण पढ़े, तो अगर सम्यक विरेचन अगर आपका हुआ है तो उसमें से सबसे पहले आपका पित्त, फिर कफ और फिर मल और फिर लास्ट में वात जो है वो पूरी तरीके से बाहर आएगी। तो आपको समझना चाहिए कि विरेचन सही प्रकार से हुआ है। इसके अलावा आपके शरीर में दुर्बलता, लघुता आपको महसूस होगी। वेग प्रवृत्ति न होने पर मदन फल, वचा, सेंधव का प्रयोग करना चाहिए और ठीक है और वमन करा देना चाहिए। अगर बाई चांस उसके विरेचन नहीं हो रहा है, वेग नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो गया, लगभग 45 मिनट का टाइम रहता है विरेचन होने में, मतलब आपकी वेग आने में, अगर फिर भी वेग नहीं आ रहा है, ज्यादा टाइम हो गया है, तो ऐसे में उसको मदन फल का फांड और सेंधव लवण का प्रयोग करा देना चाहिए और उसे वमन करा देना चाहिए। विरेचन न होने पर अगले दिन पुनः विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, अगर उसको ऐसा हो गया तो उसे वोमिटिंग करा दो ताकि जो भी उसने औषधि पी है वो बाहर निकल जाए और उसके सेकंड डे आपको वापस क्या कराना है, विरेचन कराना है। लेकिन बाई चांस उसके सेकंड डे भी विरेचन नहीं होता है, उसके सम्यक लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुनः स्नेहन स्वेदन कराकर उसे पुनः वही जो भी स्टेप है उससे आपको विरेचन कराना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम वेग का बात करें कि आप कैसे समझोगे कि कितने वेग आने चाहिए, कितने वेग सही है, कितने वेग सम्यक है या हीन है, तो उसके लिए तो इसमें अगर उत्तम वेग की बात करें कि अगर विरेचन का जो है वो उसकी उत्तम शुद्धि हुई है तो उसमें कितने वेग आने चाहिए, लगभग 30 से 32 वेग है व्यक्ति को आने चाहिए और उसकी विरेचन जो भी द्रव निकलता है उसकी मात्रा 5 लीटर होनी चाहिए। अगर मध्यम शुद्धि हुई है किसी व्यक्ति की तो उसकी कम से कम 20 वेग आने चाहिए और उसकी जो मात्रा है वो 2.5 लीटर होनी चाहिए। अगर किसी की हीन शुद्धि हुई है यानी उसे 10 वेग आने चाहिए और उसका जो भी मात्रा है वो 1.5 लीटर होनी चाहिए यानी हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो विरेचन की जो वेग है वो इस प्रकार से होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप उसके सम्यक हीन और अति योग के लक्षणों का हमें निरीक्षण करते रहना है। साथ ही विरेचन व्यापद और उसकी चिकित्सा जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। अब आता है पश्चात कर्म, और पश्चात कर्म के अंतर्गत क्या आता है कि उसके जब वो वेगों से निवृत्त हो जाता है उसके बाद के जो भी कर्म आते हैं जब तक वो ठीक नहीं होता वो सारे कर्म पश्चात कर्म के अंतर्गत आते हैं और उसके अंदर इसकी पथ्य एवं अपथ्य की क्या की जाती है, विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए इसमें क्या कराया जाता है, संसर्जन कर्म कराया जाता है, जो कि हमने वमन के लिए भी पढ़ा। सेम वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि इसमें क्या होता है, वही सेम चीज कि भाई जैसे संसर्जन कर्म क्यों कराया जाता है कि क्या होता है जब आप विरेचन कराते हो रोगी को तो विरेचन से उसके क्या होता है, अधोभाग से या गुद मार्ग से संपूर्ण जो मल, वात, कफ और पित्त सब संपूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण उसकी अग्नि क्या हो जाती है, अत्यंत मंद हो जाती है। उस अग्नि की रक्षा करने के लिए या फिर उस अग्नि को वापस से प्रदीप्त करने के लिए जो कर्म हम करते हैं वही संसर्जन कर्म कहलाता है। अर्थात संसर्जन कर्म के अंतर्गत उसी अग्नि की रक्षा करते हुए हम उसे लघुत्तम, लघुत्तर और लघु आहार तक ले जाकर
तत्पश्चात उसे सामान्य आहार देते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि की संपूर्ण रूप से रक्षा होती है और अग्नि जो होती है वो अच्छी तरीके से प्रदीप्त होती है और हमारे को खाने में पीने में जो पाचन है वो ठीक प्रकार से होने लग जाता है। तो इसी कारण से विरेचन के पश्चात संसर्जन कर्म कराया जाता है। फिर उसके बाद आती है तर्पण व शमन औषध प्रयोग। अर्थात क्या कराया जाता है कि तर्पण क्यों कराया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि विरेचन जब किसी व्यक्ति को अगर नॉर्मल भी हमें लूज मोशन हो जाता है तो हमारी जो भी शरीर की जो भी दुर्बल, शरीर की जो भी वीक हो, शरीर बिल्कुल वीक हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से विरेचन कर्म में भी सेम यही होता है कि शरीर जो होता है वो दुर्बल हो जाता है, आपको वमन होने लग जाती है, आपको भ्रम होने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, तो ऐसे ही सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी स्थिति में रोगी को क्या कराया जाता है, तर्पण चिकित्सा दी जाती है, जिससे उसकी जो भी बॉडी में जो भी क्षय हुआ है, जैसे दुर्बलता आई है, तो उनका क्या हो जाए, उनकी भरपूर वो चीज जो है वो वापस से रिकवर हो जाए। दूसरी चीज आती है औषध प्रयोग। अर्थात जिस रोग के लिए आपने विरेचन का प्रयोग कराया है उस रोग की औषध का उसे प्रयोग कराना चाहिए। फिर आती है प्रत्या अपत्या आहार विहार। तो अधिक चलना, अधिक देर तक खड़े रहना, व्यवहार करना या रात्रि जागरण करना, तो ऐसे कर्म जो है वो नहीं करने चाहिए। उसी प्रकार अष्ट महादोष जो विषय है, वर्ज विषय हैं, उनका भी प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो ये सभी आते हैं पश्चात कर्म के अंतर्गत। इसके अलावा आते हैं कि विरेचन के उपरांत आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शोधन आवश्यक न होने पर संसर्जन कर्म तर्पण कराना चाहिए। यदि विरेचन के पश्चात रोगी को बस्ती देना है तो 90 दिन देनी चाहिए। अब अगर बाई चांस किसी रोगी को विरेचन के पश्चात बस्ती का प्रयोग कराना है तो बस्ती कब दी जाएगी, विरेचन के 90 दिन के बाद बस्ती दी जाएगी। पहले अनुवासन तत्पश्चात अभ्यंग कर उसे पहले निरूह बस्ती, तत्पश्चात उसे अभ्यंग करके उसकी अनुवासन बस्ती दी जाएगी। तो इस प्रकार से विरेचन के पश्चात हमें जो नियम है उसका किस प्रकार से ध्यान रखना है, तो वो इसके बारे में। तो इस प्रकार से ये पूरी जो विरेचन की विधि है वो इस प्रकार से पूर्वकर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म में पूरी कंप्लीट हो जाती है।